कभी कभी डर किसी साए की तरह पीछा करता है और जब वो पकड़ ले तो बचना नामुमकिन होता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक सीन से। एक लड़की बुरी तरह जख्मी है, कपड़े फटे हुए हैं और वो घबराई हुई जंगल से दौड़ती हुई एक पुराने से घर में घुसती है। उसकी सांसें तेज है, चेहरा डर से सना हुआ है। घर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसी का हो और वो सीधा जाकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है। अचानक बाहर से एक औरत दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है और आवाज लगाती है, गायत्री बाहर आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। गायत्री की सांसें तेज हो जाती है, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। लेकिन जब वो औरत अंदर आती है तो गायत्री को नहीं देख पाती और वापस चली जाती है। गायत्री थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन वो राहत सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है। अचानक से एक डरावना शैतानी हाथ बिस्तर के नीचे से आता है और गायत्री का मुंह दबा देता है। अगले ही पल एक अनदेखी ताकत गायत्री को खींचते हुए वापस उसी जंगल की ओर ले जाती है, वही जहां से वो भाग कर आई थी। कभी कभी साजिशें इतनी गहरी होती है कि लोग चाल समझते समझते खुद मोहरा बन जाते हैं। अब सीन कट होता है। दो लोग चेस खेल रहे हैं। हम एक आदमी को साफ देख सकते हैं, लेकिन सामने बैठी लड़की का चेहरा कैमरा नहीं दिखाता। आदमी कहता है, मिस गायत्री अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल है। तुम्हें अंदाजा है ये सब ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? सामने बैठी लड़की बोलती है, तुम्हें सब्र करना होगा। आदमी झल्लाते हुए पूछता है, कितना सब्र? 20 साल हो गए। क्या चल रहा है? किसकी बात हो रही है? कोई नहीं जानता। कैमरा कट हो जाता है। गरीबी जब जिम्मेदारी बन जाए तो एक लड़की भी शेरनी बन जाती है। अब हमें देवी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, बहुत ही गरीब लेकिन मेहनती। वो इंटरनेट सप्लाई का काम करती है ताकि अपने घर का खर्च चला सके। उसकी मां मानसिक रूप से ठीक नहीं है और देवी का ज्यादातर समय उनकी देखभाल में चला जाता है। मां बार बार कहती रहती है, एक दिन वो आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। देवी उन्हें गले लगाकर कहती है, यहां कोई नहीं आएगा मां, बचपन से आप यही बोल रही हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया और आज भी कोई नहीं आएगा। झूठ के धागे जब उलझते हैं तो रिश्ते भी जलने लगते हैं। देवी का भाई सीना अपनी बॉस की बीवी के साथ अफेयर चला रहा होता है। वो बहाना बनाता है कि वो अपने बॉस के साथ नाइट शिफ्ट कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि वो ज्यादा पैसे के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन आज किस्मत ने उसका खेल पलट दिया। उसकी बॉस की बीवी बताती है, तुम्हारे बॉस को सब पता चल गया है। सीना जब घर लौटता है, देवी उसे डांटती है। हर बार उसके आने पर उसकी मां की तबीयत और खराब हो जाती है। कभी कभी इंसाफ की लड़ाई में बेगुनाहों को भी सजा मिलती है। सुबह होते ही देवी एक पुलिस स्टेशन में इंटरनेट कनेक्शन लगाने जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि देवी के भाई ने उसकी बीवी से अफेयर किया है। इस गुस्से का बदला वो देवी से लेता है। जिस घर में डर दस्तक दे, वहां इंसान की चीखें भी गुम हो जाती है। रात होती है, देवी अपनी मां के पास होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। अचानक दो नकाबपोश आदमी उसके घर में घुस जाते हैं। एक आदमी देवी को बांध देता है और दूसरा उसकी आंखों के सामने उसकी मां को टॉर्चर करने लगता है। उसी वक्त सीना के बॉस की कॉल आती है उन बदमाशों के पास। वो पूछता है, क्या सीना घर पे है? वो जवाब देते हैं, नहीं, वो घर पे नहीं है। अब देवी समझ जाती है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सीना की वजह से हो रहा है। और तभी एक आदमी कहता है, अगर सीना नहीं है तो उसकी मां को मार दो ताकि उसे समझ आ जाए कि उसने क्या किया है। अपने ही बॉस के इशारे पर उन दरिंदों ने सीना की मां को पानी में डुबो डुबो कर मार डाला और वो बेबस सीना बस दूर खड़ी अपनी मां की दर्दनाक मौत को होते हुए देखती रही। सुबह पुलिस आई तो उम्मीद जगी थी कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन तभी पता चला इंस्पेक्टर कोई और नहीं, सीना का बॉस ही था। एक अमीर पावरफुल इंसान
जिसके ऊपर कोई केस नहीं बना। वो तो बच गया, पर सीना और देवी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब देवी का हर गुस्सा, हर तकलीफ सीना पर उतरने लगी। वो उसे घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा करती तो खुद कहा जाती। उसके पास उसका भाई था, लेकिन और कोई नहीं। उस रात अकेले में देवी अपनी मां का सामान देखने लगी और उसी में उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। एक फोटो में उसके डैड भी थे और तभी खुलासा होता है, देवी और सीना के पिता कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टर अग्न है, जो मूवी की शुरुआत में एक औरत के साथ चेस खेलते दिखाए गए थे। तस्वीरें देखते हुए ही अचानक देवी के कमरे की लाइट चली गई। वो सहम गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसकी मां, हां, वही मां जो मारी जा चुकी थी, अब उसके पीछे बैठी थी। देवी की चीख निकलने ही वाली थी, तभी अचानक लाइट वापस आ गई और मां गायब हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। क्या ये उसका वहम था या कुछ और? अगली सुबह मिस्टर अग्न इन बच्चों से मिलने आए, लेकिन देवी ने साफ मना कर दिया। उसने उनसे बात तक नहीं की। आखिर वो वही आदमी था जिसने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन बच्चों ने गरीबी, तड़प और तकलीफ में अपना बचपन बिताया। मिस्टर अग्न अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन देवी ने मना कर दिया। वही सीना समझ चुका था, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसके पिता की वजह से ही उसकी मां मरी और अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। पैसे भी नहीं थे, तो फिर ये घर कैसे चलता? फिलहाल के लिए मिस्टर अगन वापस चले जाते हैं। जाते जाते सीना से कहते हैं, अपनी बहन को समझाओ, मैं फिर वापस आऊंगा उसे लेने। रात हो चुकी थी। देवी सोने चली गई थी, लेकिन तभी उसे बाहर से पानी के टैप चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद सीना टैप खुला छोड़ गया है। बाहर जाकर उसने एक टैप बंद कर दी, लेकिन तभी अंदर वॉशरूम से फिर एक और टैप खुलने की आवाज आई। इस बार इसके साथ उसकी मां की आवाज भी आ रही थी। वो आवाज न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि घबराई हुई भी लग रही थी। देवी, मुझे बचा लो, उसकी मां की आवाज। देवी घबरा जाती है। वो झट से वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और देखती है, उसकी मां बाथटब में बैठी है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी मां ने झपट कर उसका चेहरा पकड़ लिया। अब उसका चेहरा एकदम भयानक दिख रहा था। आंखें फटी हुई, चेहरा बदला हुआ। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मुझे बचा लो, मैं खतरे में हूं। उसी डर के झटके से देवी की आंख खुल जाती है। ये सब एक डरावना सपना था। देवी की चीख सुनकर सीना कमरे में आता है और उसे समझाता है, देखो देवी, हम इस घर में नहीं रह सकते। ये घर अब सिर्फ मां की यादों से भरा है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। देवी की मानसिक स्थिति अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो भी मान जाती है। अगली सुबह मिस्टर अगन अपने बच्चों को लेने वापस आ जाते हैं। सीना और देवी चुपचाप अपना सामान रखते हैं और उनके साथ निकल पड़ते हैं। जब वो लोग नए घर पहुंचते हैं तो वहां इनसे मिलती है एसटी, जो घर की नौकरानी है और पूरा कामकाज संभालती है। घर के अंदर आकर ये लोग मिलते हैं अपनी दादी गायत्री से, वही गायत्री जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसके साथ जो हुआ था वो रहस्य अभी तक बना हुआ है, लेकिन गायत्री अब भी जिंदा है। खाने के समय गायत्री उन्हें अपने घर का पारिवारिक नियम बताती है। हमारा घर और बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ औरतें ही संभालती आई है और वही इसे आगे भी संभालेंगी। गायत्री देवी से कहती है, अब तुम्हारी बारी है देवी, ये सब तुम्हें संभालना होगा। रात में सीना पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दीवार पर कई अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी थी। कुछ तस्वीरों में औरतों के चेहरों पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। तभी उसी दीवार के पीछे जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई अंदर फंसा हो। सीना दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी एसटी आ जाती है
और उसे रोक देती है। वो कहती है, ये तुम्हारी ग्रैंडमा का सीक्रेट रूम है, इसे खोलना मना है। इसी रात देवी जब अपने रूम में म्यूजिक सुन रही थी तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। डर कर वो अपना म्यूजिक बॉक्स बंद कर देती है। फिर खिड़की के पीछे उसे कोई दिखाई देता है। जब ध्यान से देखती है तो वो उसकी माँ होती है। माँ का चेहरा खून से लथपथ, बहुत डरावना और बिगड़ा हुआ। देवी इसे कोई भ्रम समझती है और कंबल में मुंह छुपा लेती है। जैसे ही वो डर के देखती है, उसकी माँ रेंगते हुए उसके बेड तक आ चुकी है और अचानक बस देवी की तेज चीख गूंजती है। अगली सुबह गायत्री देवी और सीना को अपने फार्म हाउस ले जाती है। वहां वो बताती है कि उनका पारिवारिक व्यवसाय कैटल फार्मिंग है। यही पहली बार देवी देखती है कि एक जानवर को काटा जा रहा है। ये देखकर उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है उस जानवर की जगह उसकी मां लेटी है और उसके गले पर छुरी चल रही है। खून की धार निकलती है और देवी को उल्टी होने लगती है। गायत्री और एसटी उसे संभालते हैं। इसके बाद गायत्री देवी की मुलाकात कराती है मिस्टर जाका से, जो फार्म के मैनेजर हैं और देवी को ट्रेनिंग देंगे। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए जाका कहता है, पिछले 3-4 सालों से कुछ तो गड़बड़ है इस फार्म में, लेकिन हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा था। देवी को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा। उसने फैसला किया कि वो फैमिली बिजनेस की हिस्ट्री खुद पढ़ेगी। जैसे ही उसने रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए, उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी दादी गायत्री इस बिजनेस को 1935 से चला रही थी। क्या 1935 से? मतलब क्या वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है? देवी के लिए यह समझना मुश्किल था। गायत्री दिखने में इतनी बूढ़ी तो बिल्कुल नहीं लगती थी। अब सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर, जहां गायत्री और एसटी आपस में बातें कर रहे थे। एसटी ने कहा, इन लोगों के आने के बाद कैटल फार्म फिर से पटरी पर आ गया है। जानवरों की तबीयत भी अब ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत वो दिन ब दिन बिगड़ रही है। हमें अब और औरतें काम पर नहीं रखनी चाहिए। उधर से सेना, जो कमरे के बाहर से गुजर रहा था, उन्हें बात करते हुए सुन लेता है। बातों का अंदाज उसे कुछ अजीब लगता है तो वो दीवार के पास छिपकर सुनने लगता है, लेकिन तभी गलती से कुछ गिर जाता है और अंदर मौजूद लोग चौंक जाते हैं। उससे पहले कि कोई उसे देख ले, सेना जल्दी से कमरे की साइड में छुप जाता है। फिर वो सीधा अपनी बहन देवी के पास जाता है और घबराई आवाज में कहता है, गायत्री दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वो इनहेरिटेंस की बातें कर रही थी। कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे यकीन है। देवी हल्की सी मुस्कुराती है और उसे शांत करती है। देखो, वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1935 से वो फार्म चला रही है। ऐसे में बूढ़े लोग बीमार भी हो जाते हैं और अजीब बातें भी करते हैं। सेना थोड़ी देर रुकता है, फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, एक और चौंकाने वाला सीन उसके सामने आता है। उसके पापा चुपचाप फैक्ट्री के मैनेजर से सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। उधर देवी किचन में जाकर अपने लिए चाय बना रही होती है। तभी उसे खिड़की की तरफ से किसी के अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बहुत करीब से देवी चौंकती है, खिड़की की ओर मुड़ती है और वहां उसे अपनी मां की परछाई दिखाई देती है। देवी बुरी तरह डर जाती है। वो घबराकर पीछे पलटती है। एक सेकंड के लिए देवी उसे पहचान नहीं पाई। डर के मारे उसने उसे जोर से धक्का मार दिया। वो कोई और नहीं, एसटी थी। एसटी ने उसे पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? देवी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उल्टा एसटी से ही सवाल किया, ये बताओ, क्या सच में गायत्री दादी 1935 से इस फैक्ट्री को चला रही है? एसटी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई? उसने जवाब दिया, मुझे जाका ने यह बात बताई थी। एसटी ने गंभीरता से कहा, देखो, दूसरों की बातों पर यूं ही भरोसा मत किया करो। तुम्हारी ग्रैंड मां, तुम्हारे डैड और उनके बिजनेस से बहुत से लोग जलते हैं। वो लोग इस तरह की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर सिर्फ तुम्हारा दिमाग घुमाना चाहते हैं। इतना कहकर एसटी वहां से चली जाती है।
उसने जाते जाते कहा, अगर तुम्हें अभी भी कोई शक हो तो सीधे जाकर अपनी ग्रैंड मां से खुद पूछ लेना। अब सीन कट होता है। एसटी हड़बड़ाकर भागती हुई गायत्री के पास आती है और कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगन ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है। हम पहले ही 20 साल इंतजार कर चुके हैं। अब जो करना है इसी पल करना होगा। गायत्री कुछ पल सोचती है और शांत लहजे में कहती है, नहीं, मुझे बस 2 दिन और चाहिए। मैं ऐसे अधूरे मन से कोई कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? इसका जवाब हमें कहानी के अंत में ही मिलेगा। उधर ऑफिस में जाका को अचानक पता चलता है कि आज ऑफिस बंद है, क्योंकि गायत्री ने अपने बच्चों के घर आने की खुशी में एक प्राइवेट इवेंट रखा है। ये सुनते ही जाका चौकन्ना हो जाता है। वो बिना देरी किए मिस्टर अगन को कॉल करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है। गायत्री और एसटी मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सीन कट होता है। फैक्ट्री के बाहर सेना के डैड उसे लेने आते हैं। वो उसे गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, आज तुम ड्राइव करना। ट्रंक में तुम्हारे लिए एक चीज रखी है, लेकिन उसे आज नहीं, कल खोलना। उससे पहले एक वादा चाहिए तुमसे। वो वादा क्या था, ये हमें सीधे नहीं बताया जाता। सीन कट होता है। अब हम घर के अंदर देखते हैं। देवी वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ती है तो एक काली परछाई दिखती है। वो डर के मारे काम जाती है और तब पीछे से आवाज आती है, आपकी ग्रैंडमा बुला रही है। ये कहने वाली थी एसटी। कट टू लिविंग रूम। एसटी और मिस्टर अगन चेस खेलने बैठ गए थे। दूसरी तरफ गायत्री और देवी आपस में बातें कर रही थी। गायत्री देवी को अपनी पुरानी आदतों के बारे में बताती है, कैसे उसे गाने सुनना पसंद है, कौन कौन से म्यूजिक उसे अच्छे लगते हैं। वो अपना म्यूजिक कलेक्शन भी दिखाती है और एक गाना प्ले करके देवी के साथ डांस करने लगती है। देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी अचानक गायत्री चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर अगन एसटी से चेस हार चुके हैं। अब एसटी कमरे में लौटती है तो देखती है गायत्री बेहोश पड़ी है। देवी और एसटी मिलकर उन्हें बेड पर लिटाते हैं। देवी पूछती है, इन्हें क्या हो गया है? एसटी ने बताया, ये बीमार है और ज्यादा काम की वजह से अक्सर बेहोश हो जाती है। यहां वो ये भी बताती है कि गायत्री के चले जाने के बाद अब उसे ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। घर भी देखना है और बिजनेस भी। हम देखते हैं जाका की एक बार फिर मिस्टर अगन से मुलाकात होती है। इस बार उनके पास एक रहस्यमय बॉक्स है। जाका ने पूछा, ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों करना जरूरी है? अगन ने कहा, तुम नहीं देख रहे सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। हमारे बिजनेसेस उनके आने के बाद कितना सुधर गया है। असल में मेरे दोनों बच्चों के आने के बाद मेरी मां के अंदर छुपा शैतान फिर से जाग उठा है। यानी अब असली ट्विस्ट सामने आता है। गायत्री के अंदर एक डेमन था। ये एक ऐसा शैतान है जो सिर्फ इस खानदान की औरतों के अंदर रहता है, जैसे पहले वो गायत्री के अंदर था और अब वो देवी में जाने वाला है। बार बार गायत्री यही कहती थी, ये विरासत तुम्हें ही संभालनी है। अब ये साफ हो गया था कि डेमन अब देवी के शरीर को अपना नया ठिकाना बनाना चाहता था। देवी के आने के बाद से ही गायत्री की तबीयत गिरने लगी थी, क्योंकि डेमन उसे अंदर से खत्म कर रहा था। उसे चाहिए थी एक नई और जवान बॉडी। एसटी भी इन रिचुअल्स में शामिल थी, लेकिन अगन इस सब को रोकना चाहते थे। अगन अपने बच्चों की जान बचाना चाहता था। हम देखते हैं अगन उस सीक्रेट बॉक्स के साथ घर लौटता है। उस बॉक्स में एक पुराना चाकू और कुछ फोटोज होती है उसकी मां और उसकी। यहां वो रो पड़ता है और हम समझ जाते हैं कि वो अपनी मां को उसकी पोजेस्ड हालत में मारना चाहता है, ताकि उसके साथ डेमन भी खत्म हो जाए और देवी और सेना सुरक्षित रहें। लेकिन इससे पहले कि अगन अपना प्लान पूरा कर पाता, एसटी पहले ही आ जाती है। वो उसके कमरे में घुसती है और उसे मार डालती है।
फिर उसकी लाश को घसीटते हुए कहीं दूर ले जाती है। सुबह होती है और जाका अगन से मिलने आता है, लेकिन अंदर आते ही देखता है अगन की लाश लटकी हुई है। लग रहा था जैसे सुसाइड किया हो, लेकिन उसके गले पर चाकू का निशान भी था। इसी दौरान बाकी स्टाफ भी पहुंच जाता है। वो सब जाका को वहां देखते हैं और उसी को कातिल समझ बैठते हैं। सब उसके पीछे भागने लगते हैं और जाका अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। उधर देवी और सेना भी आ चुके होते हैं। वो सबसे सच जानना चाहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। वो खुद अंदर जाकर अपने पिता की लाश देखकर टूट जाते हैं। अभी मां की मौत का दुख खत्म नहीं हुआ था कि अब पिता भी चले गए। सेना पूरी तरह बिखर चुका था। वो देवी से कहता है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। देवी कहती है, नहीं, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सेना उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है, लेकिन देवी एक नहीं सुनती। उसी वक्त एसटी सेना के पास आती है और कहती है, ये सब कुछ जाका ने किया है। सेना उसकी बात सुन ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, मुझे स्लॉटर हाउस में अकेले मिलो। सेना वहां चला जाता है। अब सीन कट होता है। हम देवी को उसके कमरे में देखते हैं। वो मां बाप की तस्वीर लेकर टूटी हुई सी रो रही है। तभी पीछे से मां की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है। मां सोफे पर बैठी हुई है और बिल्कुल ठीक लग रही है। वो दौड़कर मां के पास जाती है और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगती है। लेकिन असल में उसने सर अपनी मां की गोद में नहीं, बल्कि डेमन की गोद में रखा होता है। वो वही डेमन था जो अब देवी को अपने वश में करना चाहता था। उधर सेना को कोई और नहीं बल्कि जाका था जो सच बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेना अब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे भी यही लग रहा था कि मिस्टर अगन को मारने वाला जाका ही है। इससे पहले कि वो पूरी बात जान पाता, वो उसी को मार डालता है। मरते वक्त वो कहता है, जाकर अपना ट्रंक खोलो। ये बात उसके डैड ने भी कही थी। अब सेना को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ट्रंक खोलता है। उसमें रखी थी एक किताब, द प्रॉफिट इनहेरिटेंस। उस किताब में उनके खानदान की पूरी हिस्ट्री लिखी थी, वो रिचुअल्स, वो डेमन, सब कुछ। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं देवी जो गायत्री के पास डरी हुई बैठी है। वो कहती है, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूं। मुझे अपनी मां बार बार दिखती है, कई बार बहुत डरावनी लगती है, पर आज वो बहुत प्यारी सी लगी। गायत्री मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुम वाकई अपनी मां से मिलना चाहती हो? मुझे एक ऐसा रिचुअल पता है जिससे तुम अपनी मां से मिल सकती हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये काफी तकलीफदेह हो सकता है। देवी ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मां से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गायत्री ने धीमे से अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाला। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। फिर उसने बिना झिझक के अपने हाथ पर एक गहरा कट लगाया। खून बहने लगा। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। देवी ने थोड़ी हिचक के बाद वही किया। अपने हाथ पर चाकू से कट लगा लिया और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले, रिचुअल शुरू हो गया। ये सब उसी पुरानी किताब में लिखा था। जब एक ही खून से दो महिलाएं जुड़ेंगी और उस खून में नया जीवन आने वाला होगा, तभी वो एंटिटी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी और वो नई पीढ़ी की महिला देवी ही थी। सेना सब कुछ समझ चुका था। उसकी बहन देवी अब खतरे में थी। किताब में यह भी लिखा था कि जैसे ही रिचुअल पूरा होगा, उस परिवार के बेटे की बलि दी जाएगी। सेना को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी बहन देवी को वो हर हाल में बचाना चाहता था। उसे क्या पता था, अब बहुत देर हो चुकी थी। गायत्री रिचुअल शुरू कर चुकी थी। सेना पूरे घर में देवी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जब वो अपने कमरे में नहीं मिली, तो उसने दूसरे कमरे की ओर दौड़ लगाई। वहां देवी बेहोश पड़ी थी। कमरे में चारों तरफ अजीब सी गंध और धुआं फैला हुआ था। सेना घबरा गया। उसने देवी को गोद में उठाया
और घर से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की ओर बढ़ा, पीछे से कोई भारी चीज उसके सिर पर लगती है। सेना वही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो सफेद कपड़ों में था। एसटी भी उसी जैसे कपड़ों में, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। तब एक बड़ा राज सामने आया। एसटी उसकी नहीं, बल्कि उस डेमन की सेवक थी। वो उसी डेमन की पूजा करती थी और अब उसी के लिए ये बलि देने वाली थी। सेना अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा एसटी के हाथ में एक बड़ा चाकू है और अगले ही पल उसने सेना का गला रेत दिया। सारा खून एक ग्लास में इकट्ठा किया गया और फिर एसटी उसे लेकर देवी के पास आई। उसने देवी का मुंह पकड़ा और जबरदस्ती पूरा खून उसके मुंह में डाल दिया। देवी की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारी औरतें खड़ी थी। सभी की सभी एक ही परिवार की थी और अब सभी मिलकर उसी रिचुअल को पूरा कर रही थी। इन सब औरतों को डेमन ने पीढ़ियों से अपना गुलाम बना रखा था। इसके बाद एसटी ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो मंत्र खत्म हुए, गायत्री की शक्ल बदलकर देवी की मां की शक्ल में आ गई। देवी की आंखें भर आई। वो टूट गई, बिल्कुल भावनात्मक रूप से। और तभी एक काला धुआं उसके मुंह के अंदर घुस गया। असल में वही डेमन अब देवी के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर चुका था। रिचुअल पूरा हो चुका था। देवी अब देवी नहीं रही, वो अब डेविल बन चुकी थी। और यहीं ये डरावनी कहानी खत्म होती है।